हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका जो एग्ज़ाम अभी एसएससी एमटीएस का होगा, आर्मी और अग्निवीर एग्ज़ाम, सीएचएसएल एग्ज़ाम और आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले सीआरपीएफ, एससीएफ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जीडी कांस्टेबल के, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूरे डिटेल के साथ मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप मेरे साथ सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपको कितना आंसर इसमें आता है। टेस्ट की तरह इसको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो तैयार हैं आप लोग साथियों? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर मैं रेडी हूँ। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। रेडी हैं? फिर मैं स्टार्ट करूं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमें हौसला मिलता है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। शासन की एकात्म पद्धति का लाभ क्या है? एकात्म पद्धति, इसका लाभ क्या है? देखिए, चार ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है साथियों, उसमें केंद्र सर्वोपरि होता है। ठीक है, जो कि राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो एकात्मक एकात्मक जो पद्धति, इसमें कि केंद्र जो है काफ़ी सर्वोपरि होता है, केंद्र के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, तो इसमें दृढ़ राज्य अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं साथियों हमारा। देखिए, इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना? यानी कि पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना भारत? आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए साथियों। राइट आंसर, वेरी गुड। आपको बता दें कि इसका बिल्कुल ऑप्शन सी, जिन आप दोस्तों ने बिल्कुल लगाया, बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि साथियों संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि कुछ शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा दिया आपको। प्रभु संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, प्रस्तावना उद्देशिका को भी कब जो है अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्लियर है साथियों? देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से डैश डैश बताइए कितने बने? इसमें बताना है आपको साथियों। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। देखिए, ये पूरा डिटेल में है। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ तो उसमें 14 राज्य बने थे, क्रम से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बने संघ क्रम से। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बने थे। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? थोड़े से टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। दोहरी नागरिकता में किसकी विशेषता है बताइए? तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा? संघीय सरकार। जो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता है, यानी संघ और राज्य की हो सकती है। दोहरी नागरिकता में संघ और राज्य की हो सकती है। जैसे कि अमेरिका की जो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर है। अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये नोट कर लीजिएगा। तो दोहरी नागरिकता में किसकी विशेषता है? संघीय सरकार के अंदर हो सकती है। ठीक है, चलिए। स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसका आधार है स्थानीय सरकारें? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का। ठीक है, तो स्थानीय सरकारों को जो आधार है लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। और भारत के जो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो स्थानीय सरकारें किसका आधार है? लोकतंत्र का। हमारा अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जो है जारी की जा सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों,
लास्ट तक जरूर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है आपका, पहला टेस्ट पेपर है ये, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है बताइए साथियों। तो यहाँ पर 5 प्रकार की रिट है दोस्त साथियों। तो मूल अधिकार जो के उल्लंघन पर अगर इसकी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। वो 5 प्रकार की रिट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जा सकता है? पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन इसको माना जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 है उसके अनुसार किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में किसको जो है निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार में निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निरसक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो नीति निरसक सिद्धांत की जो अवधारणा है किस संविधान से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निरसक सिद्धांत जो शामिल किए गए हैं वो किस देश से लिया गया है? इसका आंसर जरूर बताइए आप लोग, किससे लिया गया है साथियों ये? तो जो है आपको बता दें संविधान में जो नीति निरसक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निरसक सिद्धांतों की अवधारणा जो है हुई है संविधान में, आयरलैंड देश से ली गई है। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ठीक है, और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। साथियों ये नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो किससे लिया गया है ये? तो अमेरिका से, यूएसए से, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन जो है देख लिए, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। नीति निरसक तत्व किससे? आयरलैंड से। अगला है साथियों, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? जो भारत का राष्ट्रपति है स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है उसको बताइए साथियों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो जो भारत का राष्ट्रपति है स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 75(1) के तहत की जाती है, ठीक है, नोट करिएगा। अगला है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बताइए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 7, 12 या 28? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 जो है सदस्य नामित किए जाते हैं साथियों। तो आर्टिकल जो है संविधान के 80(1) के तहत साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है साथियों, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? आपको बताना है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है साथियों उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और लोकसभा उपाध्यक्ष, देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यहाँ पर देखिए गलत है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। चलिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहें तो आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तथा प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर मुख्य न्यायाधीश जो भारत के वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को, और पीएम भी किसको? राष्ट्रपति को, और लेकिन जो राष्ट्रपति उसको किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है?
तो एसडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये मिलान सही है। नेक्स्ट है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, बताते चलिए। कृषि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है कृषि। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। ठीक है, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। लेकिन ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है राइट आंसर कृषि हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो भारतीय प्रतीक राज चिन्ह है, उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? प्रसिद्ध शासक कौन था साथियों? चंद्रगुप्त जो था साथियों, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेल गोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, चंद्रगेड़ी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत जो है ये किया गया। चरक किसके राज चिकित्सक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। ठीक है, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की भी रचना की थी। अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह था? किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किए थे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था। इनकी माता का नाम दत्ता देवी था। इनका काल गुप्त काल का स्वर्णयुग माना जाता है। तो विक्रमादित्य किस गुप्त शासक को कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसमें मैंने आपको 5 स्टार लगा दिया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? ये भी साथियों नोट कर लीजिएगा, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय ने किया था साथियों। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो है विजयालय ने नारतामलाई में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? कौन सा युग्म जो है मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य। आपको बता दें कि हर्षवर्धन 636 में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था, अधिकारी था। और जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है, चलिए तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने। कब हुई तराइन की पहली लड़ाई? 1195 में हुई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई 1195 में हुई और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, अगला है निम्न में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की शासिका थी, उत्तर भारत की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इसने 1236 से 40 तक शासन किया था। तो दिल्ली पर शासन रजिया सुल्तान ने किया था। नेक्स्ट है गोवा के महत्वपूर्ण बहमनियों छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। गोवा को साथियों आपको बता दें यहाँ पर बहमनियों ने सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बाबर ने तुजू के बाबरी नाम अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो बाबर ने जो तुजू के बाबरी नामक अपना संस्मरण लिखा था दोस्तों, बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो तुजी के बाबरी जो कि बाबरनामा का संस्मरण था, तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। तुजू के बाबरी किसने लिखा? बाबर ने। तुर्की भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह द्वारा निर्मित जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है, जबकि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित थी जीटी रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो साथियों, असम जो है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। तो 3 जो है देशों के साथ स्पर्श करती। कौन कौन से 3 देश हैं वो दोस्तों? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश नेपाल के साथ जो है मिलती हैं। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी नेपाल के साथ तो एक मिनट, एक सेकंड साथियों। हाँ साथियों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ जो है लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा, 3 देश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, विषम पद का पता लगाइए। इसमें से विषम पद का पता लगाइए। बालसोन, ठीक है। तो डेल्टा, चाप झील या विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से, जबकि बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। तो ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज आपको कैसी लगी? पार्ट फर्स्ट था सामान्य ज्ञान सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि एमटीएस, अग्निवीर, सीएचएसएल, आर्मी एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आपने टोटल कितने स्कोर किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों, आप लोग कमेंट नहीं करते। इसी तरह रेगुलर सीरीज आपकी चलेगी साथियों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।